फिर इवान आगे बताता है कि पिछले 8 सालों से सिरीन की जमीनों की फर्टिलिटी बहुत ही ज्यादा गिरने लग गई है और इन सभी चीजों का केवल एक ही कारण है वेस्टर्न रीजन में लगने वाली मैजिक इंजीनियरिंग आइटम प्रोडक्शन कंपनीज, जो कि पानी के थ्रू अपने सारे वेस्ट को निकाल देते हैं, जिससे हमारे आसपास की सारी नदियां बहुत ही ज्यादा गंदी हो चुकी है। और ऐसे ही आसपास और भी फैक्ट्रीज लगती रहीं तो एक दिन मेरी जमीन भी बंजर हो जाएगी, क्योंकि सिरीन की जमीनों की फर्टिलिटी को वापस लाना मुमकिन तो नहीं, पर अगर ऐसे ही चलता रहा तो इस जमीन की पूरी फर्टिलिटी चली जाएगी, जिस कारण जमीन पर एक भी जड़ी बूटी नहीं उग पाएगी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर इवान से कहता है कि एल्डर, मुझे आपसे एक बात पूछनी है कि कल आप कह रहे थे कि आप व्हाइट टावर के लिए लॉयल हैं और व्हाइट टावर के लोगों की मदद करना आपकी एक ड्यूटी है, तो क्या ये बात फोर्थ मैजिक टावर मास्टर रेनॉल्ड ह्यूज से जुड़ी हुई है? जिसे सुनकर इवान कहता है, तो अच्छा तुम्हें भी इस बात के बारे में पता है? और फ्रैंक कहता है, मुझे भी बताओ, मुझे नहीं पता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बताता है, बहुत समय पहले की बात है जब लोग जड़ी बूटियां इकट्ठा करने वाले लोगों को बहुत अच्छा नहीं मानते थे और बहुत ही बुरी नजरों से देखते थे, और यहाँ तक कि लोग उन्हें काला जादू करने वाले और विच नाम से बुलाते थे, क्योंकि वो किसी भी जड़ी बूटी को जिनके बारे में उन्हें खुद पता नहीं है उसे उबाल कर बेच देते थे, जिससे लोगों को उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारने लगे। पर तभी एक दिन एक आदमी उन जड़ी बूटियां इकट्ठा करने वालों लोगों को बचाने के लिए आया, जो कि और कोई नहीं बल्कि व्हाइट टावर का चौथा मास्टर रेनॉल्ड ह्यूज था, जिसने उन सभी जड़ी बूटियां इकट्ठा करने वाले लोगों को सिरीन आने का न्योता दिया और कहा कि आज से सिरीन ही आपका घर है, जहां पर कोई भी आपको नीचा नहीं दिखाएगा और सभी आपके काम का सम्मान करेंगे। और ये सभी लाइन अभी हमारा मेन कैरेक्टर भी दोहरा रहा होता है और इवान थोड़ा चौंकते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता था कि रेनॉल्ड सर ने इतना सब कुछ कहा था। जिसे सुनकर फ्रैंक कहता है कि तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम वहीं पर मौजूद थे। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, नहीं नहीं, मैंने तो ये किताबों में पढ़ा था। और हमारा मेन कैरेक्टर हमें बताता है कि ये किताब उसने अपनी पिछली लाइफ में पढ़ी थी, जो कि केवल व्हाइट टावर के मास्टर ही पढ़ सकते हैं। फिर इवान कहता है कि हाँ, जिसके बाद हम सभी जड़ी बूटियां इकट्ठा करने वाले लोग सिरीन में रहने लगे और तब हमें पता चला कि खुद का घर होना कैसा लगता है। जिसे सुनकर फ्रैंक को सब समझ में आने लगता है और वो कहता है, तो अच्छा आप इसीलिए व्हाइट टावर के लिए इतने लॉयल हैं? और इवान कहता है कि हाँ, क्योंकि व्हाइट टावर वाले लोगों ने हमारे पूर्वजों को यहाँ पर रहने की जगह दी थी, तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम व्हाइट टावर की मदद करें, चाहे कैसे भी हालात हों। और इन सब बातों को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही इमोशनल हो जाता है। फिर वो इवान के सामने अपना सर झुकाते हुए कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद इवान, इतने सालों तक हमारी मदद करने के लिए, और अब से व्हाइट टावर भी तुम्हारे फुल सपोर्ट में खड़ा रहेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। और तभी फ्रैंक बोल पड़ता है, क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है जिससे इंपीरियल फैमिली को ये पता चल सके कि उस बिजनेसमैन ने हमारे इवान पर हमला करने की कोशिश की और वो उस बिजनेसमैन पर ह्यूमन कल्चर एसेट को नुकसान पहुंचाने का केस कर सके? जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है, अबे साले प्रैंक, तेरे पास किसी चीज का जवाब तो होता नहीं है, पर तू सवाल वाले से पूछ लेता है जिसका जवाब मैं खुद ढूंढ रहा होता हूँ। तू मेरी यहाँ मदद करने आया है या मेरी इज्जत का भाजीपाला करने? फिर इवान कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर इंपीरियल फैमिली मेरी मदद करे या नहीं, फिर भी मैं इस जमीन को नहीं छोड़ूंगा। और अगर तुम इंपीरियल फैमिली से कह भी दोगे तो भी उनका काम धीरे होगा, क्योंकि वो एक साथ बहुत सारा काम करते हैं। और फ्रैंक कहता है कि हाँ, अगर इस बीच उस डियर पॉवेल ने वापस से इवान पर अटैक कर दिया तो? फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम इंपीरियल फैमिली की चिंता मत करो, क्योंकि वो इस बार लाइट की स्पीड से भी तेज काम करेंगे। जिसे सुनकर इवान और फ्रैंक कहते हैं, पर कैसे? और हमारा मेन कैरेक्टर मुस्कुराते हुए कहता है, क्योंकि आज मैं इंपीरियल फैमिली के साथ कैडना फ्लू की दवाई के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला हूँ। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें डियर पॉवेल की ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर उसका साथी इलीगल डॉक्यूमेंट्स को बॉक्स में भरकर छुपा रहा होता है। और अगले सीन में हमें डियर पॉवेल को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही घबराते हुए अपनी बहुत ही कीमती चीजों को बैग में भर रहा होता है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि इंपीरियल फैमिली उसे ही ढूंढ रही है। पर तभी कुछ आदमी उसके ऑफिस का गेट तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और उसके ऊपर बंदूक तानते हुए कहते हैं कि हिलने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। फिर उन काले कपड़े पहने आदमियों में से एक आदमी डियर पॉवेल की तरफ बढ़ता है और उसे कहता है, मैं इंपीरियल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का नेशनल सिक्योरिटी इंचार्ज सीनियर सुपरिटेंडेंट वोकर हूँ। जिस बात को सुनकर डियर पॉवेल बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, क्या सीनियर सुपरिटेंडेंट, वो भी नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो से? जिसे सुनकर वो सीनियर सुपरिटेंडेंट कहता है, तो तू है डियर पॉवेल, तो चल अब खड़ा हो जा, क्योंकि मैं यहाँ पर तुझे लोगों को मारने, ब्लैकमेल करने और इलीगल तरीके से प्रॉपर्टी हड़पने और ह्यूमन कल्चर को नुकसान पहुंचाने के जुर्म में अरेस्ट करने आया हूँ। और ऐसा कहते हुए सीनियर सुपरिटेंडेंट उसे एक कागज दिखा रहा होता है जिसमें उसके खिलाफ सारी कंप्लेंट लिखी होती है। और डियर पॉवेल कहता है कि लगता है आप गलत आदमी को पकड़ रहे हैं, क्योंकि मैं तो बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन हूँ। और सीनियर सुपरिटेंडेंट कहता है कि ये सब बातें
तू कोर्ट में बोलना, अब तू चुपचाप खड़ा हो जा। और ऐसा कहते हुए अपने साथी को डियर पॉवेल को हथकड़ी बांधने का ऑर्डर देता है, जिसे सुनकर उसका साथी कहता है यस सर। और ये सब देखकर डियर पॉवेल बहुत ही ज्यादा घबराते हुए अपने मन में कहता है लगता कि मैं इन्हें अकेला संभाल पाऊंगा, इसीलिए मुझे कोई भी रास्ता निकाल कर उस आदमी से कांटेक्ट करना होगा अगर मुझे यहाँ से बचकर निकलना है तो। फिर डियर पॉवेल बहाना मारते हुए एक सिगार निकालता है और कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर लेने ही आए हो तो चलो एक सिगार तो पी लेता हूँ। जिसे देखकर सीनियर सुपरिटेंडेंट अपने साथी से कहता है कि मैंने तुम्हें ऐसे हथकड़ी बांधने को कहा था ना, तो अब इतनी लेट क्यों कर रहे हो। जिसे देखकर डियर पॉवेल कहता है कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि मेरे पीछे किसका हाथ है। और सीनियर सुपरिटेंडेंट कहता है कि हाँ, मुझे नहीं पता है तेरे पीछे किसका हाथ है, पर तुझे ये पता है कि मेरे पीछे खुद एम्परर का हाथ है। क्या तेरा वो आदमी एम्परर से बड़ा है? जिस बात को सुनकर तो डियर पॉवेल भी घबरा जाता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डियर पॉवेल के हाथ में हथकड़ियां लग चुकी होती हैं और सीनियर सुपरिटेंडेंट ने उसकी सिगार भी ले ली होती है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो सीनियर सुपरिटेंडेंट सिगार पीते हुए डियर पॉवेल और उसके साथियों को अरेस्ट कर लेता है। जिसके बाद उसका साथी पूछता है कि सर, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? और वो बोलता है कि पूछो। और उसका साथी पूछता है कि सर, वो कौन सा बंदा है जिसके कारण आज हमें इस केस को एक ही दिन में निपटाना पड़ रहा है, क्योंकि आज तक हमने किसी भी केस को एक दिन में नहीं निपटाया है। फिर सीनियर सुपरिटेंडेंट बताता है कि ये हमें करने के लिए ऊपर से ऑर्डर मिले थे। जिसे सुनकर उसका साथी कहता है ऊपर से? फिर सीनियर सुपरिटेंडेंट वहां से जाते हुए कहता है क्या तुम्हें पता है कि हमारे एम्परर व्हाइट टावर को बहुत पसंद करते हैं। जिसे सुनकर उसका साथी कहता है व्हाइट टावर पर इस केस का उससे क्या संबंध है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और सीनियर सुपरिटेंडेंट कहता है चलो छोड़ो, तुम इन बड़े लोगों की बातों में नहीं पड़ो तो ही बढ़िया है। और ऐसा कहते हुए बात को घुमा देता है और वो अपने मन में कहता है हाँ, मुझे पता है कि व्हाइट टावर ने 20 साल पहले इंसानियत को बचाने के लिए बहुत बड़ा काम किया था, पर उस बात को तो 20 साल बीत चुके हैं। फिर वो सीनियर सुपरिटेंडेंट अपने साथी से कहता है डोलन, वैसे तुम इस साल कितने साल के हो जाओगे? और उसका साथी डोलन कहता है मैं इस साल 23 साल का हो जाऊंगा। जिसे सुनकर सीनियर सुपरिटेंडेंट कहते हैं तो अच्छा, तुम 20 साल पहले केवल 3 साल के ही थे, पर मैं 20 साल पहले 12 साल का था। और हमें 20 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे थे व्हाइट टावर का, क्योंकि उन्हीं के कारण आज इंसानियत जिंदा थी। और फिर हमें 20 साल पहले के व्हाइट टावर को दिखाया जाता है जहां पर लोग उनकी वाहवाही कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने डीमंस को हरा दिया होता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें सीनियर सुपरिटेंडेंट को दिखाया जाता है जो अपने सिगार को बुझा देता है। फिर वो अपने साथी डोलन से कहता है चलो जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि हमें एक और जगह अभी जाना है। जिसे सुनकर उसका साथी डोलन चौंकते हुए कहता है क्या सर, अभी हमें एक और जगह जाना है? और सीनियर सुपरिटेंडेंट कहता है कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। जिसे सुनकर डोलन पूछता है पर ये तो बताइए कि हमें जाना कहाँ है? और सीनियर सुपरिटेंडेंट बताते हैं कि हमें वेस्ट में जाना है, जहां पर जो भी बॉल ऑफ नदी के किनारे फैक्ट्रियां हैं हमें उन्हें नोटिस देना है जिससे वो अपना कचरा बॉल ऑफ नदी में ना डालें। फिर वो अपने मन में बताता है कि ये काम मैंने खुद एक्स्ट्रा में जोड़ा है, मुझे किसी से भी ऑर्डर नहीं मिला था, क्योंकि मैं ऑस्कर, क्रूशियन और फ्रैंक का थैंक यू करना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने उन किलर्स को खत्म कर दिया। फिर डोलन सीनियर सुपरिटेंडेंट से पूछता है कि हम इतनी दूर जा रहे हैं तो मैं खाना ले लूं? और सीनियर सुपरिटेंडेंट उसे मना करते हुए कहते हैं कि हम आकर खा लेंगे। और डोलन बेचारा कुछ नहीं बोल पाता। और तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें फ्रैंक और ऑस्कर को दिखाया जाता है जो कि व्हाइट टावर आ चुके होते हैं। फिर फ्रैंक कहता है कि फाइनली हम एक बहुत बड़ा काम निपटा के आ चुके हैं और मुझे लगता है कि तुम थक गए होगे, तो चलो मैं तुम्हें एक ड्रिंक पिलाता हूं। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अभी मैं कोई ड्रिंक नहीं पीऊंगा क्योंकि मैं सबसे पहले जाकर वाइस मास्टर को हमारे मिशन के बारे में रिपोर्ट करूंगा। और हमारा मेन कैरेक्टर जैसे ही वाइस मास्टर का नाम लेता है तो वाइस मास्टर पीछे से उनका नाम लेते हुए उनकी तरफ ही आने लगते हैं, जिसे देखकर फ्रैंक चौंक जाता है और वहां से बहुत ही जल्दी में जाते हुए कहता है कि मुझे बहुत जरूरी काम याद आ गया है तो मैं तुमसे बाद में मिलता हूं। फिर अगले सीन में वाइस मास्टर भी वहां पर आ जाते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर से पूछते हैं कि मैंने तो यहाँ पर फ्रैंक को भी देखा था, क्या मेरी आंखों को कोई धोखा हो गया है? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि नहीं नहीं, आपने सही देखा था, वो थोड़ी देर पहले यहाँ पर ही था, पर उसे कोई जरूरी काम याद आ गया तो इसीलिए वो जल्दी में यहाँ से निकल गया। जिसे सुनकर वाइस मास्टर कहते हैं कोई जरूरी काम? तो चलो कोई बात नहीं। वैसे ऑस्कर, तुमने हमारे व्हाइट टावर की एक बहुत बड़ी समस्या को सुलझा दिया है, इसके लिए मैं तुम्हें जितना थैंक यू करूं उतना कम है। वैसे मैं मिशन की पूरी रिपोर्ट अपने कमरे में ही सुनूंगा। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं आपके कमरे में ही आ रहा था। और ऐसा कहते हुए वो वहां से चले जाते हैं। पर हमारे वाइस मास्टर थोड़े उदास होते हैं, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि इन्हें क्या हो गया, कहीं व्हाइट टावर में कुछ हुआ तो नहीं ना? पर तभी वाइस मास्टर ये बोल पड़ते हैं क्या तुम्हें फ्रैंक ने सब कुछ बता दिया? जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कुछ खास तो नहीं, पर हमारे बीच में नॉर्मल बातें चलती रहती हैं। पर तभी वाइस मास्टर कहते हैं कि मुझे फ्रैंक की सीरीज फैमिली से एक मैसेज मिला है कि वो फ्रैंक को जल्दी व्हाइट टावर से ले जाने वाले हैं। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या फ्रैंक व्हाइट टावर छोड़ने के लिए मान गया?
और वाइस मास्टर कहते हैं कि मुझे पूरा तो नहीं पता, पर उन्होंने कहा कि उन्होंने फ्रैंक से सारी बातचीत कर ली है, जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कुछ सोचने लगता है और अगले ही सीन में हमें फ्रैंक के कमरे का सीन दिखाया जाता है, जहां पर फ्रैंक अपने कपड़ों को समेटकर अपनी बैग में डाल रहा होता है और तभी उसके दरवाजे पर नॉक होती है, जिसे सुनकर वो कहता है, ग्रांक अंदर आ जाओ। पर तभी हमारा मेन कैरेक्टर गेट खोलकर अंदर आते हुए कहता है, अब ये ग्रांक कौन है? कहीं एम्पायर की सबसे बड़ी ट्रेडिंग कंपनी का सबसे छोटा लड़का तो नहीं? क्या मैं सही कह रहा हूँ फ्रैंक सीरीज? और हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर फ्रैंक शॉक हो जाता है और कहता है, आखिरकार तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर फ्रैंक से पूछता है कि क्या तुम सच में व्हाइट टावर छोड़ के जा रहे हो? और फ्रैंक कहता है, सॉरी दोस्त, मैं तुम्हें पहले नहीं बता पाया क्योंकि मुझे पहले बताने में बहुत डर लग रहा था, पर मुझे जाना होगा अपनी पोजीशन संभालने के लिए और कंपनी के कामों में मदद करने के लिए और शादी करने के लिए। और शादी का नाम सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है, पर तुमने डेटिंग करना कब स्टार्ट किया? और फ्रैंक कहता है कि वो बहुत ही अच्छी लड़की है और बहुत ही अच्छे खानदान से है, तो डेटिंग करना क्या जरूरी है? मेरी फैमिली ने उसे पसंद कर लिया तो मैंने भी उसे पसंद कर ही लिया। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, क्या तुम इससे खुश रहोगे? और फ्रैंक कहता है, हाँ, वो बहुत ही सुंदर है, सुशील है और बहुत ही अच्छे खानदान से है, तो मुझे इससे क्या प्रॉब्लम होगी? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं शादी की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि तुम मैजिक को छोड़ने के बाद खुश रहोगे या नहीं? और फ्रैंक कहता है, वेल ऑस्कर, मेरे पास कोई अच्छा टैलेंट तो है नहीं, तो मैं कर ही क्या सकता हूं? अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो पहले मैंने सोचा था कि मैं एक स्पेशल बच्चा हूं और मैं व्हाइट टावर में भी इसीलिए आया था क्योंकि ये सबसे कमज़ोर टावर था और मैंने सोचा था कि मैं इस पर कब्जा करके इसका हेड बन जाऊंगा। पर चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं चली और जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे रियलिटी का पता चला कि यहाँ पर तो मुझसे भी ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे हैं और तभी से मैं समझ गया था कि मैं मैजिक में ज़्यादा नाम नहीं कमा सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपनी फैमिली में जाके अपने फैमिली के बिजनेस को आगे बढ़ाऊं और उनकी मदद करूं। और हमारा मेन कैरेक्टर उसे आवाज़ देके कहने लगता है कि फ्रैंक सीरीज, पहले मेरी बात तो सुनो। जिसे सुनकर फ्रैंक कहता है कि तुम मुझे मेरे पूरे नाम से क्यों बुला रहे हो? क्या तुम ऐसा इसीलिए कर रहे हो क्योंकि मैं व्हाइट टावर छोड़ के जा रहा हूँ? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि नहीं, तुम सच में एक टैलेंटेड बच्चे हो। जिसे सुनकर फ्रैंक बहुत ही ज़्यादा शर्माने लगता है और कहता है कि तुम्हारे जैसे जीनियस से अपने लिए तारीफ सुनना ये तो बहुत ही खुशी की बात है, पर फिर भी मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता हूँ, मुझे यहाँ से जाना ही होगा। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस हूँ, अगर तुम यहाँ पर रुके तो क्या पता तुम इस टावर के हेड भी बन सकते हो। पर तभी एक बंदा फ्रैंक को आवाज़ देते हुए उसके कमरे का गेट खुलकर अंदर आ जाता है, जिसे देखकर फ्रैंक कहता है, भैया आप यहाँ पर? फिर फ्रैंक का भाई हमारे मेन कैरेक्टर को देख के कहता है, तो अच्छा तुम फ्रैंक के दोस्त हो? और फिर वो फ्रैंक से कहता है कि मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ, अपना बोल या बिस्तर बांधकर नीचे आ जाना और अपना गुड बाय नीचे आके करना। अब यहाँ पर ज़्यादा देर रुकने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा कहते हुए वहाँ से जाने लगता है। पर तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, तुम क्या लोगे फ्रैंक को यहाँ से नहीं ले जाने का? जिसे सुनकर फ्रैंक का भाई कहता है, तू होता कौन है ये बात पूछने वाला? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मैं ऑस्कर क्रूशियन, फ्रैंक का दोस्त। और हमारे मेन कैरेक्टर का नाम सुनकर वो समझ जाता है कि ये तो वही बंदा है जिसने कैडना फ्लू की दवाई बनाई थी। फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है, मैं हूँ ग्रैंड सीरीज, इस झंडू का बड़ा भाई। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, तो चलो ग्रैंड सीरीज, मैं तुम्हें एक डील ऑफर करना चाहता हूँ। और ये बातें सुनकर फ्रैंक पीछे से चिल्ला रहा होता है, ऑस्कर तुम ये क्या कर रहे हो? पर तभी ग्रैंक कहता है कि तुम्हारे जैसे बच्चे की हिम्मत भी कैसे हुई हमारी सीरीज फैमिली को डील ऑफर करने की? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अरे डील तो सुनो, ये हमारे नुकसान की नहीं बल्कि हम दोनों के फायदे की डील है। तो डील ये है कि मैं फ्रैंक को 2 सालों के अंदर व्हाइट टावर का एक टॉप टियर मेज बना के दिखाऊंगा। और ये बात सुनकर तो फ्रैंक भी शॉक हो जाता है और वो कहता है, क्या मुझे एक टॉप टियर मेज? फिर ग्रैंक कहता है, एक टॉप टियर मेज 4 मेन मैजिक टावर के अंदर से, वो भी केवल 2 सालों के अंदर। अगर तुम ये शर्त पूरी नहीं कर पाए तो तुम क्या करोगे? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, तो ठीक है, अगर मैं इन 2 सालों के अंदर फ्रैंक को एक टॉप टियर मेज नहीं बना पाया तो मैं इन 50 सालों में कैडना फ्लू की वैक्सीन को बेचकर होने वाले प्रॉफिट को सीरीज ट्रेडिंग कंपनी को सौंप दूंगा। और ये बात सुनकर फ्रैंक पूरा शॉक हो जाता है और वो कहता है, तू पागल हो गया है क्या? पर हमारे फ्रैंक की बात कोई भी नहीं सुनता है। फिर ग्रैंक कहता है, क्या तुझे सच में लगता है कि इस फ्रैंक के अंदर कोई टैलेंट है या तू केवल दोस्ती के चक्कर में इसे व्हाइट टावर में रखना चाहता है? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, ये तो ऑब्वियस बात है, फ्रैंक एक टैलेंटेड लड़का है, इसीलिए मैं इसका साथ दे रहा हूं और मेरा तो ये भी प्लान है कि मैं व्हाइट टावर की रेपुटेशन को वापस लेकर आऊंगा और इसे अपने प्राइम पे लेके जाऊंगा। ये मेडिसिन और वैक्सीन बनाना तो बंदूक की एक छोटी सी गोली है क्योंकि अभी तो बड़ा धमाका बाकी है। और हमारा मेन कैरेक्टर फ्रैंक को आगे करते हुए कहता है कि उस बड़े धमाके को करने के लिए मुझे फ्रैंक की जरूरत है। फिर ग्रैंड कहता है, वैसे तुम्हारे सपने तो बहुत बड़े हैं पर लगता है तुम एक चीज भूल गए कि हमारे जैसे मर्चेंट्स पैसों से ज्यादा किसी के जबान और भरोसे की कीमत करते हैं, तो इसीलिए मैं केवल ऐसे बंदे से ही डील करूंगा जो कि अपने आप को प्रूव कर पाए।
और अगर तुम प्रूव करना ही चाहते हो तो मेरा एक गार्ड है जो कि लेवल 5 का नाइट है, कल शाम को उससे लड़ाई करना और अपनी एबिलिटीज को प्रूव करना, तब मैं तुम्हारी डील को एक्सेप्ट करूंगा। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम्हें पता है ना मैं लेवल 2 का ही मेज हूं, फिर भी तुम ऐसी बात कर रहे हो। जिसे सुनकर ग्रैंग कहता है तो ठीक है, मैं एक और कंडीशन करता हूं कि वो अपनी स्वॉर्ड की यूज नहीं करेगा। फिर ग्रैंग वहां से जाते हुए कहता है तो ठीक है, कल शाम को मिलते हैं, अगर तुम नहीं आए तो मैं मान लूंगा कि तुम हार गए और मैं फ्रैंक को लेकर चला जाऊंगा। और फ्रैंक हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगता है अभी भी समय है, ग्रैंग को रोक दो और उसे मना कर दो सब चीज के लिए, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ग्रैंग तो ऐसा इसीलिए बोल रहा था क्योंकि वो तुम्हें पिटता हुआ देखना चाहता है, क्योंकि वो साला तो सन की है। अगर तुम्हें शर्म आ रही है तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, चलो। पर हमारा मेन कैरेक्टर उसे मना कर देता है, जिसे सुनकर फ्रैंक शॉक हो जाता है और कहता है ऑस्कर तू खुद सोच, एक लेवल 2 का मेज कैसे लेवल 5 के नाइट को हरा सकता है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तूने सही कहा, लेवल 2 का मेज लेवल 5 के मेज को नहीं हरा सकता, पर एक लेवल 4 का मेज तो हरा सकता है ना। जिस बात को सुनकर तो फ्रैंक के तोते उड़ जाते हैं और वो कहता है क्या तू एक दिन में लेवल 4 का मेज बनना चाहता है, ये तो करना मेरे लिए भी इम्पॉसिबल है। और हमारा मेन कैरेक्टर फ्रैंक के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है फ्रैंक इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, एक मेज लेवल 3 का होकर भी एक दिन में लेवल 4 का बन सकता है। तुझे याद है तेरे भाई ने क्या कहा था? उसने ये नहीं कहा था कि मुझे फाइट करना जरूरी है, उसने ये कहा था कि मुझे अपने आप को प्रूव करना है। तो चल फ्रैंक, हम उसे दिखा देते हैं, तुझे एक लेवल 4 का मेज बनाकर।